दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों सितंबर 2026 में होने वाले सीटेट पेपर के लिए संस्कृत विषय की एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही हमारे चैनल पर, जिसमें कि आज प्रैक्टिस सेट 8 में हम लोग शिक्षण शास्त्र और व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों ये हमारी पूरी प्रैक्टिस सेट सीरीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों का संकलन किया गया है, ऐसे जैसे प्रश्न पेपर में आते रहते हैं और वैसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि अभिकथन और कारण दिया गया है कि अभिकथन में लिखा है कि प्राथमिक स्तर यानी प्राथमिक स्तर में भाषा कक्षायाम बालकानाम यानी भाषा कक्षा में बालकों की मातृभाषाया प्रयोग यानी मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए। भवेत का मतलब होता है दोस्तों क्या, भू से बना है, भू का मतलब है होना, तो भवेत का मतलब है होना चाहिए। मतलब प्राथमिक स्तर में जो भाषा कक्षा होती है ना, जिसमें भाषा सिखाई जाती है, उसमें बालकों की मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए। ये आपका अभिकथन हो गया। कारण में दिया गया है कि मातृभाषा लक्ष्य भाषाया अधिगम प्रक्रियायाम यानी मातृभाषा लक्ष्य भाषा की अधिगम प्रक्रिया में स्थायी व्यवधान जनयति। स्थायी व्यवधान मतलब जाना जाता है मातृभाषा को। तो अब एक बात समझिए, जब अभिकथन और कारण वाला प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले आपको यह देखना है कौन से सही है कौन से गलत है। तो देखिए, अब जो अभिकथन में बात लिखी हुई थी कि प्राथमिक स्तर की भाषा कक्षा में बालकों की जो मातृभाषा का प्रयोग है पूर्णतः प्रतिबंधित होनी चाहिए, तो ये तो बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है। यानी अभिकथन जो है ए का मतलब है असर्सन, ठीक, असर्सन की हिंदी अभिकथन। तो अभिकथन तो यहाँ पे गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? इसलिए गलत हो गया कि मातृभाषा प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। मातृभाषा तो सहायता करती है, मातृभाषा से तो बच्चा और जल्दी सीखता है। तो ऑप्शन ए तो गलत, यानी कि असर्सन तो गलत हो गया। तो अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो पहले ऑप्शन में जैसे लिखा हुआ है ए तथा आर उभव सत्यो स्तः। उभव का मतलब है दोस्तों दोनों, तो ए और आर दोनों सत्य हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा पूरा ही। इसके बाद बी ऑप्शन पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा है ए तथा आर उभव सत्यो स्तः, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन लिखा है ए सत्या अस्ति किंतु आर असत्या अस्ति, तो आर तो देखने की अभी जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए सत्य है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी। पर ये सही क्यों है ये भी जानिए। जो कारण लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि मातृभाषा लक्ष्य भाषाया अधिगम प्रक्रियायाम स्थायी व्यवधानम जनयति। मतलब मातृभाषा को, जो मातृभाषा होती है वो लक्ष्य भाषा। अब लक्ष्य भाषा का मतलब क्या कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी मातृभाषा हिंदी है और आप किसी ऐसे विद्यालय में गए हैं जहां आपको इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश हो गई लक्ष्य भाषा क्योंकि आपका लक्ष्य है इंग्लिश सीखना, और जो मातृभाषा है वो आपकी हिंदी है। तो ये कहा गया है क्या आपकी मातृभाषा लक्ष्य भाषा के अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान होती है, तो स्थायी व्यवधान होती है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है। तो इसीलिए ऑप्शन डी सही है। ए तथा आर उभव अपि, अपि का मतलब दोस्तों याद रखिएगा, अपि का मतलब भी होता है। तो ए और आर दोनों ही मतलब जो है ए भी और आर भी दोनों ही असत्य हैं, ठीक। अगला प्रश्न है एका शिक्षिका यानी एक शिक्षक कक्षायाम पाठ्य पुस्तक से, कक्षा में पाठ्य पुस्तक की एकाम कथा श्रावित्वा यानी कि एक कथा सुनाकर छात्रों से कहता है, क्या कहता है कि भवन्तः अस्या कथाया अंतम स्वविचारण परिवर्तयन्तु। यानी कि इस कथा, अस्या का मतलब इस मान लीजिए, और कथाया अंतम स्वविचारण परिवर्तयन्तु मतलब इस कथा का अपने विचार में मतलब बताइए भाई, अपने विचार में प्रस्तुत कीजिए या अपने विचार में इसको परिवर्तित कर दीजिए। तो अत्र का मतलब याद रखिएगा यहाँ होता है। तो अत्र शिक्षिका कस्य कौशलस्य विकासम कर्तुम प्रयतते, यानी यहाँ जो शिक्षक है, कस्य का मतलब होता है किसके या किसका, तो अत्र शिक्षिका यहाँ शिक्षक किस कौशल का विकास करने का प्रयत्न करता है। तो देखिए पहला है केवलम श्रवण कौशल से। देखिए जब भी कभी ये केवल शब्द आ जाए तो इस ऑप्शन से थोड़ा सा वैसे भी बचिए आप। तो केवलम श्रवण कौशल से लिखा हुआ है, तो इसको अभी हम लोग बाद में देखेंगे, जहां तक है ये गलत ही होगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन है सूचना पुनरुत्पादन कौशल, सूचना के पुनरुत्पादन का कौशल। तीसरा है रचनात्मक चिंतन से प्रकटीकरण से, रचनात्मक चिंतन और प्रकटीकरण का कौशल। और डी है व्याकरणिक शुद्धताया निष्क्रिय परीक्षण से। तो डी वाला पहले बिल्कुल गलत कर दीजिए। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है व्याकरणिक शुद्धताया। एक बात बताइए, अगर कोई बच्चे को कहानी सुनाई गई है और वो कहानी उसके शब्दों में टीचर जान रहा है, तो इसमें व्याकरण की शुद्धता का कोई काम नहीं है। दूसरी बात, आगे लिखा हुआ निष्क्रिय परीक्षण, तो ये निष्क्रिय परीक्षण तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी गलत कर दिया। अब आप देखिए ऑप्शन ए में लिखा है केवल श्रवणम कौशल से, तो ये भी गलत कर दीजिए।
क्यों? क्योंकि केवल सुनने के कौशल का परीक्षण नहीं है कि आप टीचर ये थोड़ी जानना चाहता है कि आपने कितने अच्छे से सुनी है। आपके सुनने के कौशल का परीक्षण ये केवल नहीं है, क्योंकि केवल लिखा हुआ, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा उचित कौन सा लग रहा है? तो ऑप्शन सी आप जानते ही होंगे कि रचनात्मक चिंतन और प्रकटीकरण, मतलब बच्चे के अंदर कितनी क्रिएटिव सोच है, वो कैसे शब्दों को प्रकट कर रहा है, कैसे बता रहा है, और प्रकटीकरण मतलब उसके प्रस्तुत करने का ढंग। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षणे क्रीड़ा विधि कस्य सिद्धांत से ऊपरी आधारिता अस्ति। अस्ति का मतलब होता है, तो भाषा शिक्षण में जो क्रीड़ा विधि होती है वो किस सिद्धांत के ऊपर आधारित होती है? पहला ऑप्शन है केवलम शारीरिक व्यायाम सिद्धांत, केवल शारीरिक व्यायाम के सिद्धांत पर, तो गलत कर दीजिए इसको, क्योंकि केवल शारीरिक व्यायाम पर आधारित नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है बालका नाम मनोवैज्ञानिक विकास से रुचि सिद्धांत चा, बालकों के मनोवैज्ञानिक और रुचि सिद्धांत के विकास का। अगला है शिक्षिका से विश्राम सिद्धांत, शिक्षक के विश्राम के सिद्धांत का, कि बच्चों तुम लोग खेलो, हम तो मोबाइल चला रहे, ऐसा तो नहीं होगा, तो ये तो आप तुरंत ही गलत कर दीजिए। पहले सी वाला तो बिल्कुल गलत कर दीजिए। और डी वाला जो लिखा हुआ है कठिन व्याकरण सूत्राणाम रटन सिद्धांत, कठिन व्याकरणों के सूत्रों को रटने का सिद्धांत, तो ये भी गलत कर दीजिए। भाई क्रीड़ा कर रहे हैं, खेलने से है, तो वहां पर आप कैसे व्याकरण के नियमों को रटेंगे? अब 2 ऑप्शन बचे, तो आप जान ही रहे हैं, 2 क्या एक ही बचा है बल्कि, क्योंकि शारीरिक व्यायाम वाला भी केवल के चक्कर में गलत कर चुके हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यदि कश्चित बालक, यानी यदि कोई बालक, कश्चित का मतलब याद रखिएगा दोस्तों, कश्चित का अर्थ होता है कोई, तो कोई बालक संस्कृत भाषा में सहज परिवेशात बिना कस्यापि औपचारिक नियम शिक्षण गति, यानी कि इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई बालक बिना कस्यापि, बिना कोई भी औपचारिक नियम के बिना, यानी बिना किसी भी औपचारिक नियम के शिक्षण ग्रहणाति, शिक्षा ग्रहण करता है, तरही का मतलब होता है तो, ऐसा प्रक्रिया किम उच्यते, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए अब यहां पर यह कहा गया है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की बात की गई है, तो आप अगर पढ़ा होगा इस बारे में तो आप जानते होंगे कि औपचारिक शिक्षा क्या है, जो विद्यालय में दी जाए। तो अगर बच्चा विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से पहले ही सीख रहा है, किस में? जो भाषा का उसको परिवेश मिला हुआ है, उस परिवेश में रहकर, तो ये क्या है? तो देखिए व्याकरण अनुवाद तो नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत कर दीजिए। भाषा का शिक्षण भी ये नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचते हैं अर्जन और अधिगम, तो याद रखिए अगर बच्चा औपचारिक शिक्षा में सीख रहा है, उसको नियम सिखाए जा रहे हैं, विद्यालयी वातावरण में सीख रहा है, तो भाषा अधिगम है। लेकिन जब बच्चा बिना किसी औपचारिक नियम के केवल भाषा को सीख रहा है, यानी भाषा के अपने परिवेश में रहकर सीख रहा है, तो वो भाषा अर्जन है, उसके अंदर भाषा अर्जन की क्षमता है और उसी क्षमता के सहारे वो भाषा को अर्जित कर रहा है। तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पठन कौशले अनुमान करणम, पठन कौशल में अनुमान करणम, ये उपकौशल किम तात्पर्यम, किम का मतलब होता है दोस्तों क्या, तो इस उपकौशल का क्या तात्पर्य है ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि पाठ्य स्थितानाम, पाठ में स्थित, कठिन शब्दानाम कोष्ठा अर्थ लेखनम, कठिन शब्दकोश का अर्थ लिखना, तो ये अनुमान करने का ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गलत कर दीजिए। ऑप्शन बी क्या है? केवलम शीर्षकम दृष्ट्वा कथाया रटनम, केवल शीर्षक देखकर कथा को रटना, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन है पाठस्य प्रत्यक्ष तथ्यानाम आधारेण, पाठ के प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर, यानी जो लिखा हुआ उसमें उसके आधार पर अप्रत्यक्ष गूढ़ार्थ से अवबोधनम, अप्रत्यक्ष अर्थ को अवबोध करना, यानी उसके बारे में अनुमान लगाना। तो यही बिल्कुल सही है कि जो सामने लिखा हुआ है उसको पढ़ा और जो नहीं लिखा हुआ उसके बारे में अनुमान लगाना, यही तो होता है असली अनुमान करणम। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। डी की जरूरत नहीं, लिखा है पठना अवसरे सर्वथा मौनम स्थापनम, कि पढ़ने के समय केवल मौन रहो, तो ये तो गलत ही है, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जीन प्याजे महोदय से सिद्धांत अनुसारम, जीन प्याजे महोदय के सिद्धांत के अनुसार बालकेषु भाषा या बालकों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है? कस्य का मतलब है किसका या किसकी, तो किसका परिणाम है भैया? तो देखिए पहला है, अब प्याजे का नाम आ गया तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही कर दी, संज्ञानात्मक विकास और आत्मसातीकरण के समंजन का। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण से मुख्य उद्देश्य किमस्ति, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है प्रतिभावान छात्र अधिक गृह कार्य प्रदानम, प्रतिभावान छात्रों को अधिक गृह कार्य देना, तो ये तो गलत है।
अगला है छात्राणाम अधिगम, छात्राओं के अधिगम कठिनतानाम दोषाणाम च दूरीकम, यानी छात्रों के अधिगम की कठिनता और दोषों को दूर करना। तो ये सही हो सकता है, लेकिन अभी और पढ़िए। अगला है परीक्षायाम केवलम अंक वर्धनार्थम रटन अभ्यास, परीक्षा में केवल अंक को बढ़ाना रटने का अभ्यास, ये भी गलत है। और डी वाला है मंद बुद्धि छात्रान कक्षाया पृथक्करण, कि मंद बुद्धि के छात्र को कक्षा से पृथक्करण कर देना, उसको निकाल देना, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जितने भी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न होते हैं, सबसे सरल तरीका यही होता है, उनको उन प्रश्नों को आप रट नहीं सकते, लेकिन सबसे सरल तरीका ये होता है कि 4 ऑप्शन आपको मिले तो ऑप्शन आप पहले हटा दीजिए जो हटाने हैं, उसके बाद जो बचेंगे उसमें सही जवाब आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है रूपिम, जिनको मॉर्फिम कहा जाता है, इति भाषाया कीदृशा एककः, ये जो एककः शब्द लिखा है इसका मतलब है दोस्तों यूनिट, ठीक है। तो ये यूनिट किस प्रकार की मानी जाती है, तो ये क्या यूनिट होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मॉर्फिम होती हैं ये सबसे छोटी यानी कि न्यूनतम अर्थ वाली यूनिट होती हैं, जिनका अपना अर्थ होता है लेकिन सबसे छोटी। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा कि न्यूनतम अर्थवान एकक, मतलब न्यूनतम अर्थ धारण करने वाली जो इकाई है, जो अक्षर वर्ण जो भी है, वो रूपिम कहा जाता है। अगला प्रश्न, अब फिर से अभिकथन और कारण का प्रश्न है, पूछा गया है। अभिकथन में कहा गया है कि कक्षायाम कथा श्रवणम, कक्षा में जो कथा श्रवण होता है, कथा का सुनना, कहानी का सुनना, केवलम मनोरंजन साधनम वर्तते, केवल मनोरंजन का साधन होता है, ना तो भाषा शिक्षण से, ना भाषा शिक्षण का नहीं। तो ये तो आप तुरंत गलत कर दीजिए कि जो कथा श्रवण होता है, कथा सुनाना या कहानी सुनाना, ये सब केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। तो केवलम की वजह से ये गलत हो गया अभी कथन। अब फिर वही बात, जहां जहां ए सही है वो सब गलत कर दीजिए। पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, ए तथा आर उभो सत्य हो, ये गलत कर दीजिए। ऑप्शन बी में लिखा ए तथा आर उभो सत्य हो, तो ये भी गलत कर दीजिए। और ऑप्शन सी में लिखा ए सत्या, तो ये तो गलत है, तो ऊपर के 3 गलत, बचा कौन सा, डी। अब डी वाले को हम लोग देख लेते हैं, लिखा क्या है, डी वाले में लिखा हुआ है, तो आपके ऑप्शन ए गलत, बी गलत और सी गलत। डी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है कथा श्रवण प्रक्रियायाम छात्रा केवलम निष्क्रिय श्रोतारा भवंती, कथा श्रवण की प्रक्रिया में छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं, ना तो सक्रिय उत्पादक, सक्रिय उत्पादक नहीं होते हैं, तो ये गलत है। छात्र जो होते हैं वो सक्रिय श्रोता होते हैं, और जो होता है उत्पादक होते हैं, सक्रिय उत्पादक भी हैं, सक्रिय श्रोता भी हैं। अभी पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कथा कहानी सुनेगा, उसके बाद बच्चे से पूछा जाता है कि भाई आप अपने शब्दों में इसको बताइए, तो बच्चा अपने शब्दों में उसको बताता है, तो वो सक्रिय उत्पादक भी है और सक्रिय श्रोता भी है। तो दोनों ही चीज़ें गलत हैं, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिए जिनको जरूरत हो, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु कहा व्यवहारा, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार भाषा समृद्ध परिवेशस्य निर्माणे सहायका नास्ति। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नास्ति, तो नास्ति का मतलब है 2 शब्द हैं इसमें, ना प्लस अस्ति यानी नहीं है, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, पूछा गया है कि नास्ति और अस्ति नहीं, तो जल्दबाजी में कभी गलत मत कर दीजिएगा। तो पूछा गया है कि अधोलिखित में कौन सा व्यवहार भाषा समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायक नहीं है। तो पहला है कक्षाया भित्तिषु छात्र निर्मितानाम चित्राणाम सूक्तिनाम च प्रदर्शनी, कक्षाया भित्तिषु मतलब दीवारों में, छात्र निर्माता नाम यानी छात्रों के द्वारा निर्मित चित्र और सूक्ति की प्रदर्शनी। अब कक्षा की दीवार पे जो छात्रों ने बनाया हुआ है, चार्ट पेपर पे कोई बनाया हुआ है, कोई चीज़ बनाई है, भाषा से संबंधित कुछ बनाया है, कुछ लिखा है, उसको अगर आपने दीवार पर लगाया तो ये तो एक भाषा समृद्ध वातावरण है ना, तो ये तो है। अगला ऑप्शन क्या है कक्षायाम विभिन्न प्रकार का नाम बाल साहित्यानाम उपलब्धता, यानी कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य को उपलब्ध कराया जाए, तो इससे भी भाषा समृद्ध वातावरण का उदाहरण है। अगला है कक्षाया भित्तिषु कठिन व्याकरण सूत्राणाम, कक्षा की दीवारों पर कठिन व्याकरण के सूत्रों की तालिका आरोप पे लगा देना और उसको रटो, कि भैया कुछ लगा दिया दीवार पे सूत्र मूत्र, बच्चों से कह दिया रोज देखो रोज रट लो, ये भाषा समृद्ध परिवेश का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी में क्या लिखा है कि छात्रेभ्य यानी छात्रों में परस्पर वार्तालाप है, छात्रों के में परस्पर वार्तालाप पर्याप्त अवसर, छात्रों में जो है परस्पर वार्तालाप के पर्याप्त अवसर प्रदान करना, तो यह भी भाषा समृद्ध वातावरण बनता है इससे। तो ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है जो भाषा समृद्ध वातावरण नहीं बनाता। अगला प्रश्न है
उपकृष्णम इति पदे कहा समासः अस्ति। अब ये व्याकरण के प्रश्न है। तो देखिए, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर किसी भी शब्द में पहले उप आ जाए, क्या आ जाए, उप, तो याद रखिए जो भी, देखिए पहली बात तो ये कि जब भी अधिकांशतः, हमेशा नहीं, अधिकांशतः जब भी पहले उपसर्ग मिलता है तो वहां अव्यय भाव समास होता है। ठीक, याद रखिएगा। तो और उप वाला भी एक उपसर्ग होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, अव्यय भावः। अगला क्या है प्रश्न, लब्ध्वा इति पदे कहा मूल धातु कहा प्रत्यय, यानी कौन सा प्रत्यय पूछा गया और कौन सी मूल धातु है। तो देखिए ये जो लब्ध्वा है, देखिए जब भी कभी ये त्वा आता है आखिरी में किसी भी शब्द में, पठित्वा, लेखित्वा, जितने भी ये शब्द लिखे हैं, पठित्वा, गत्वा, लेखित्वा, इन सब में कत्वा प्रत्यय होता, मतलब ये धा वाला गलत होगा ऑप्शन, और ये त्वा वाला भी गलत होगा। या तो कत्वा पढ़ लें आप, इसको आसानी में, जरूरत नहीं आप क्या शुद्ध पढ़ रहे हैं, आप समझिए, आपने कत्वा पढ़ लिया तो कत्वा प्रत्यय यहां दिया गया, कत्वा प्रत्यय ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इन्हीं दोनों में से सही होगा, जो भी सही होगा। दूसरी बात याद रखिए, ये जो लब ध्वा लिखा हुआ है, इसमें मूल धातु जो होती है वो लब होती है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो एक ही लिखे हुए हैं, तो ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि दोनों एक ही लिख दिए गए हैं। धोखे से गलती होगी, माफ कीजिएगा, लेकिन दोनों ही सही है। तो यहां पर कभी भी अगर ऐसा होता लब प्लस कत्वा, तो ये गलत होता, क्योंकि लब नहीं धातु होती है, लब होती है। तो ऑप्शन ए और सी एक ही लिखे हुए हैं, तो दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, अभवत इति रूपम भू धातु कस्मिन लकारे भवति, यानी ये भू धातु का कौन सा रूप होता है। तो जब भी कभी किसी रूप के पहले आ आता है तो कौन सा रूप होता है, लंग लकार, यानी कि भूतकाल। तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गतवान इति पदे कहा प्रत्यय प्रयुक्ता अस्ति। देखिए भाई, गतवान, जब भी कभी किसी क्रिया के पीछे वान आए, क्रिया के पीछे, याद रखिएगा किसके पीछे मैं बता रहा हूं, क्रिया के पीछे क्या आएगा, वान आएगा, तो वहां पर हमेशा होता है, जब कभी ऐसा आ जाए तो वहां पर होता है तवतु प्रत्यय। ठीक, इसको आप कतवतु पढ़ लीजिए, तवतु पढ़ लीजिए, जो चाहे वो पढ़ें, लेकिन याद रखिएगा क्रिया के पीछे आए, शब्दों के पीछे आता तो वहां कुछ और होता है। क्या होता है, उसकी एक पूरी प्रत्यय की मैंने वीडियो डाली हुई है, या अभी नहीं पढ़ी है, पढ़ जाएगी कल परसों, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, सुपर टेट यूपी टेट के नाम से पढ़ी होगी, तो वहां पर आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लीजिएगा प्रत्यय को पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न है, दुर्व्यवहार इति पदे कति उपसर्गा सन्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे सीटेट में आते हैं प्रश्न, पूछा गया है दुर्व्यवहार, कति का मतलब होता है दोस्तों, कति का मतलब होता है कितने, तो दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग है। इस वीडियो, इस प्रश्न का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस प्रश्न को अगले प्रैक्टिस सेट में मैं शामिल करूंगा सबसे पहले, और वहां उसका आंसर बताऊंगा। तो आप देखिएगा फिर आपका आंसर सही है या गलत है, इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न है, पठतु, पठतु शब्द दे दिया गया है, इति रूपम पठ धातु कस्मिन लकार, यानी कौन सा लकार, कस्य पुरुष, कौन सा पुरुष और किस वचन का है, ये पूछा गया। तो पठतु दे दिया गया। जब भी कभी ऊ की मात्रा आए तो समझ लिए लोट लकार होगा, तो ये लट लकार वाला गलत है, ये गलत है, ये गलत है, एक ही ऑप्शन में लोट लकार है। पठतु पठतम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम, ये रूप होता है, तो पठतु, तो पहला तू आ जाता है, तो ये लोट लकार, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नेतुम इति पदे का धातु का च प्रत्यय आसीत, यानी इस पद में क्या धातु प्रयोग हुई है और कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ। देखिए जैसे एक शब्द होता है ना नेता, तो नेता बनता है नी धातु से, और नी का मतलब होता है ले जाना, तो जो आगे ले जाए, अब नेता पीछे ले जाए वो बात अलग है। तो नी से बना हुआ है नेतुम, तो जो नी वाले होंगे वही सही होंगे, तो पहला ऑप्शन गलत, डी वाला गलत। अब दो ऑप्शन बचते हैं, तो जिसमें भी लास्ट में तुम आता है, जैसे कि यहां पर शब्द लिखे हुए हैं पठितुम, गंतुम, लेखितुम, इन सब में तुमुन प्रत्यय होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, नी प्लस तुमुन। अगला प्रश्न, पंचगंगम इति पदे कहा समासः अस्ति। इस प्रश्न का उत्तर भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि इसका एक शॉर्ट मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। अब आप देख के मत लिखिएगा आंसर, पहले आंसर लिखिएगा फिर वो शॉर्ट को देख लेना। इसका उत्तर जो है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सीटेट का पेपर हो, टेट का पेपर हो, केवीएस का पेपर हो, संस्कृत का जहां भी आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसका उत्तर भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता इति संप्रत्यम प्रतिभाषा कक्षायाम शिक्षिका से सर्वथा उपयुक्त दृष्टिकोण कीदृशा भवेत्। देखिए कीदृशा का मतलब होता है कैसा, तो ये पूछा गया है कि बहुभाषिकता, कुल मिलाकर ये पूछा गया है कि जो बहुभाषिकता संप्रत्यय है, यानी बहुभाषिकता जो होती है
अगर इस प्रत्यय वाली कक्षा में जो शिक्षक होती उसकी सबसे उचित भूमिका जो होती है उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, मतलब उसकी भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन, ऐसा लक्ष्य भाषाया शुद्धताया मार्गे एका महती बाधा अस्ति, मतलब बहुभाषिकता के बारे में बताया गया है कि जो लक्ष्य भाषा होती है, बहुभाषिकता लक्ष्य भाषा की शुद्धता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा होती है। तो ये गलत है। बहुभाषिकता हो या केवल एक भाषा हो, मातृभाषा हो, कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा के सीखने में ऐसे बहुत बड़ी बाधा नहीं होती। अगला प्रश्न है, ऐसा छात्र से आंतरिक भाषिक अस्मिताया संवर्धना एकम सशक्तम संसाधनम वर्तते, यह छात्र की आंतरिक भाषा अस्मिता, अस्मिता का मतलब आप जानते होंगे, तो आंतरिक भाषा अस्मिता को बढ़ाने का एक सशक्त संसाधन है। अगला सी वाला ऑप्शन, एतस्या प्रयोगा केवल मंद बुद्धि छात्रन, इसका प्रयोग केवल मंद बुद्धि के छात्र के ज्ञान के लिए होता, तो ये भी गलत है। और अगला है, ऐसा कक्षायाम, ऐसी कक्षा में अनुशासनहीनता जनयति, अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है, अतः अस्य उपेक्षा करनी है, इसकी उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो बहुभाषिकता क्या है, छात्र की आंतरिक भाषिक अस्मिता को बढ़ाने के लिए। अस्मिता का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो उसकी क्षमता से या उसके भावों से या उसके मतलब कि जो पोटेंशियल है उसका कहना चाहिए, जो क्षमता हो सकती है उससे ही इसका अर्थ है। तो अस्मिता का मतलब ये होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कस्याचित् भाषा कक्षाया मूल्यांकन प्रक्रियायां छात्र स्वरचित कवितानां कथानां चित्रकलानां च कर्मिका व्यवस्था संग्रह किमुच्यते, मतलब किसी भाषा कक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया, छात्र की स्वरचित कविता, कथा, चित्रकला, इन सब का क्रमिक व्यवस्थित संग्रह क्या कहलाता है? संचय अभिलेख कहलाता है, उपाख्यानात्मक अभिलेख कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है कि अवलोकन सूची कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। देखिए याद रखिए दोस्तों, जो संचय अभिलेख होता है वो संचय अभिलेख वो होता है जो साल के अंत में जो बच्चे को रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, उसने क्या किया, कितने नंबर पाए, वो सब। और जब मूल्यांकन प्रक्रिया में उसकी कविताओं को, कथाओं को, चित्रकलाओं, इन सबको संग्रहित किया जाता है तो वो पोर्टफोलियो ही कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फिर से अभिकथन कारण वाला है। पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल से विकास आए, प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल के विकास के लिए चित्रात्मक पुस्तका नाम, चित्र पुस्तक मतलब जिसमें चित्र बने हो, प्रयोग केवलम समययापन से साधनम वर्तते, कि चित्र पुस्तक का प्रयोग केवल समययापन के लिए किया जाता है। तो ये तो गलती कर दीजिए तुरंत। और कारण क्या है, चित्राणि पाठस्य शाब्दिक संदर्भम ज्ञातुम, चित्र पाठ की शाब्दिक संदर्भ ज्ञातुम, यानी चित्र में के जो पाठ होते हैं उनमें जो चित्र बने होते हैं उनके शब्दों का संदर्भ ज्ञात करने के लिए अनुमानन करणे सहायम कुर्वन्ति, मतलब उसको जानने के लिए अनुमान करना सहायता करता है। ये अर्थबोधा सुकर, और जिससे अर्थबोध जो होता है सुकर होता है। मतलब ये कहा गया जो चित्र की पाठ्य पुस्तक है उसके संदर्भ का ज्ञान करने के लिए, समझने के लिए अनुमान करना सहायता करता है। कि बच्चे ने चित्र देखा, अब वो चित्र से अनुमान लगा रहा है, तो अनुमान करना चित्र का अर्थ निकालने में सहायता कर रहा है। तो आप जानते हैं बिल्कुल कर रहा है, अनुमान सही तो चित्र देखकर अर्थ निकाल रहा है और इससे अर्थबोध भी सुकर हो रहा है। तो ये सही है, मतलब आर सही है, ए गलत है। तो पहला ऑप्शन गलत कर दीजिए, ए तथा आर उभव सत्य, उभव तो सत्य नहीं है दोनों, दूसरे में भी यही लिखा है। तीसरा वाला सही होगा कि ए सत्यास्ति, नहीं ये भी गलत होगा क्योंकि ए सत्य दिया गया है। तो डी वाला सही होगा कि ए असत्यास्ति लेकिन आर जो है वो सत्य है, यानी कारण आपका सही दिया गया है पर अभिकथन आपका गलत दिया गया है। अगला प्रश्न, शिक्षण से अंतराले शिक्षिका छात्रान लघु प्रश्नान पृच्छति। अब शिक्षण अंतराल का मतलब बीच में शिक्षक छात्रों से लघु छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, छोटे छोटे, अथवा कंचित कार्यम कार्यति, और कुछ कार्य या फिर करवाता है। एतादृशम आकलन किम कथ्यते, इस आकलन को क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए अब एक बात समझ लीजिए, जब बीच में ही शिक्षक किसी कोई कक्षा को पढ़ा रहा है, उसके बीच में ही अगर बच्चे से पूछ रहा है कुछ या कुछ कार्य करने के लिए कह रहा है, तो ये अधिगमाय आकलन, अधिगम के लिए आकलन है, अधिगम का आकलन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ अंतराले यानी कि बीच में ही। अगर कोई परीक्षा ले रही हो, साल के अंत में हो या मासिक परीक्षा हो एक महीने के अंत में, तो वो होता अधिगम का आकलन। अधिगम से आकलन मतलब अधिगम का आकलन, अधिगमाय आकलन मतलब अधिगम के लिए आकलन। ये रूप के आधार पर अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है,
स्टीफन क्रेशनस भावात्मक निस्संदक परिकल्पना यानी अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस अनुसारम कस्याम स्थितो भाषा अर्जनम सर्वाधिक प्रभावी वर्तते। मतलब स्टीफन क्रेशन महोदय के अनुसार जो भावात्मक निस्संदक परिकल्पना यानी अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस है, तो वो उसके अनुसार किस प्रकार की स्थिति भाषा अर्जन के लिए सर्वाधिक प्रभावी होती है। तो देखिए यहां पर अगर ऑप्शन पढ़े, पहला लिखा हुआ है कि जब, यदा का मतलब याद रखिएगा जब छात्रों में अत्यधिक मानसिक चिंता, भय हो, उच्च प्रतिस्पर्धा हो। तो ये नहीं होता, इन्होंने ये नहीं बताया था कि उच्च प्रतिस्पर्धा या भय होना चाहिए। अगला क्या है, यदा वर्गे शिक्षिका से व्यवहार सर्वथा निरंकुश कठोर हो। जब शिक्षक का व्यवहार हर प्रकार से निरंकुश और कठोर हो, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्या है, यदा छात्र आत्मविश्वास युक्त था। जब छात्र आत्मविश्वास युक्त हो, अभिप्रेरित हो और न्यून तनाव युक्त हो, और कम से कम तनाव यानी कि तनाव रहित हो। तो यही बात इन्होंने कही थी, यही इनकी निस्संदक परिकल्पना है, भावात्मक निस्संदक परिकल्पना है कि जो छात्र है अभिप्रेरित रहना चाहिए पढ़ने के लिए, आत्मविश्वास उसमें होना चाहिए और तनाव रहित होना चाहिए। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र अनुसारम भारतीय प्राथमिक स्तरे शिक्षणस्य माध्यम किम भवेद इति सुसंस्तुतम, यानी कि कैसा संस्तुत किया गया है कि प्राथमिक स्तर में शिक्षण के माध्यम। तो ये आप जानते हैं दोस्तों कि पहला ऑप्शन है छात्र की मातृभाषा अथवा गृह भाषा। तो यही बिल्कुल सही है, छात्र की मातृभाषा या गृह भाषा। अगला प्रश्न है, लेखन प्रक्रिया उपागमे संपादनम इति चरणे छात्र से मुख्य दायित्व किमस्ति। अब यहाँ से आप प्रश्न नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन अगर संपादन की इंग्लिश लिख दी जाए तो इसकी इंग्लिश है एडिट। तो एडिट का मतलब क्या होता है, फोटो एडिट करते हैं, मतलब कुछ कमियों को सुधारना। तो देखिए जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है, व्याकरण गतानाम विराम चिन्हानाम वर्तनी गतानाम च दोषाणाम परिमार्जनम, यानी व्याकरण की में जो गति हुई विराम चिन्हों की, वर्तनी में जो दोष हुआ वर्तनी में, उसको सुधारना। तो यही है एडिटिंग यानी कि संपादनम। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की महोदय से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांते भाषा विकास से मुख्यम चालकम किम मन्यते। तो जैसे ही वाइगोत्स्की का नाम आया तुरंत आप समझ जाएंगे, सामाजिक अंतरक्रिया संवादश्च। ठीक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भाषा कक्षायाम सकारात्मक प्रतिपुष्टि। अब देखिए ये जो प्रतिपुष्टि आया है, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक देना। ठीक है, तो सर्वथा उपयुक्तम रूपम किम भवितुम रहती, यानी कि भाषा कक्षा में सकारात्मक प्रतिपुष्टि के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, छात्र से प्रत्येकम त्रुटि तक तत्क्षणमेव अवरुद्ध संपूर्ण कक्षाया सम्मुखे दंडनम। छात्र की प्रत्येक त्रुटि को तत्क्षण यानी उसी क्षण अवरुद्ध यानी कि उसको देखकर रोककर उसे संपूर्ण कक्षा के सामने दंड दे देंगे। तो ये तो गलत है, दंड तो देना ही नहीं है बिल्कुल। अगला क्या है, छात्र से उत्तर पुस्तिकायाम केवल शोभनम, यानी छात्र की उत्तर पुस्तिका में केवल शोभनम इति लिखे, इतना लिखकर अंक प्रदान कर देंगे। शोभनम का मतलब कि बच्चे को गुड दे दिया, वेरी गुड दे दिया और उसे अंक दे दिए। तो ये मतलब सकारात्मक प्रतिपुष्ट है, मतलब ये कोई पॉजिटिव फीडबैक है। तो ये आप सही हो सकता है, लेकिन इसको रोक के रखिए। अगला क्या है, छात्रेण यद समीचीनम कृतम तस्य प्रशंसा पूर्वकम तस्य विकासात्मक मार्गाणाम संकेतम प्रदानम, यानी छात्र में जो होता है उचित रूप से उसकी प्रशंसा करें और उसके विकासात्मक मार्ग के लिए संकेत प्रदान करें, उसको समझाएं कि हाँ बेटा तुमने अच्छा किया है, अब जो है थोड़ा सा ऐसा जो है आगे ऐसा ही करना चाहिए, या तुमने इसको खराब किया है अब इसको आगे से सुधार करिएगा, नहीं तो आप सुधार नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे क्लास में। ठीक, तो ये सब बातें समझाना, मतलब बच्चे को प्यार से समझाना ही एक जो है पॉजिटिव फीडबैक होता है, जिससे कि बच्चा समझे। अब अगर टीचर ने बच्चे से कहा कि तुम बेटा तैयारी करो नहीं तो तुम क्लास में पीछे रह जाओगे लेकिन तुम आगे आ सकते हो, तो चलो ठीक है, बच्चे ने समझाया, टीचर ने समझाया। लेकिन अगर टीचर ने ये कह दिया कि तुम पीछे ही रह जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये एक नेगेटिव फीडबैक हो गया। तो बात क्वेश्चन में क्या पूछा गया उस हिसाब से आपको सही करना है। तो यही ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी लिखा हुआ है, त्रुटि युक्तम छात्रम कक्षाया पृथक कृत्वा, मतलब कि त्रुटि युक्त छात्र को कक्षा से पृथक कर देंगे जिसने गलती की है उसको। तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कश्चित छात्र नूतन शब्दानाम पाठितुम केवल तेषां परिभाषानां न वदति अपितु तान् शब्दान् विभिन्न वाक्येषु प्रयुज्य छात्रान् अर्थस्य अनुमानं कर्तुं प्रेरयति। मतलब कोई शिक्षक है तो वो क्या करता है
कि नए नए शब्द, नूतन का मतलब नए होता है, तो नए शब्दों को केवल पढ़ता नहीं है और ना ही उनकी परिभाषा बोलता है, बल्कि उन शब्दों का विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करके, प्रयोज्य का मतलब प्रयोग करके छात्रों के अर्थ अनुमान करने को प्रेरित करता है। तो ऐसा पद्धति कस्य शिक्षण सिद्धांत से अनुगामी, ये किस प्रकार की शिक्षण पद्धति में आप इसको रखेंगे? तो कंठस्थी क्रम तो बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि अनुमान करने के प्रेरित कर रहा है, आपकी रचनात्मक गतिविधि को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगला है विच्छिन्न शब्द शिक्षण से, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अगला है प्रत्यक्ष अनुवाद पद्धति, प्रत्यक्ष का मतलब सामने से अनुवाद करना, और संदर्भ आश्रित शब्द शिक्षण से, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, संदर्भ आश्रित। संदर्भ आश्रित यहां पर इसलिए हो गया क्योंकि टीचर ने पहले नए नए शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद अनुमान करने के लिए बच्चे से कहा, इसीलिए संदर्भ बच्चों को उसने दे दिया, तो संदर्भ आश्रित शब्द शिक्षण से यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन दिया गया है कि कक्षायाम मौन पठन से, यानी कक्षा में जो मौन पठन है उसका अभ्यास पूर्वम, अच्छा मौन पठन से अभ्यासात पूर्वम, यानी मौन पठन के अभ्यास से पूर्व छात्रेषु, यानी छात्रों में सस्वर वाचन से, छात्रों में सस्वर वाचन को दृढ़ीकरण आवश्यक होता है, कि पहले आप उनका सस्वर वाचन, यानी उनको बोलना, उनका जो बोलते हैं जो पढ़ते हैं उसको दृढ़ीकरण करिए, उसको मजबूत करिए। और कारण दिया गया है सस्वर वाचनम छात्रेषु अक्षर ध्वनि संबंधम, सस्वर वाचन से छात्रों में अक्षर ध्वनि संबंध तथा शुद्ध उच्चारण का कौशल बढ़ता है। यद अर्थबोधाय आधारभूतम भवति, जो अर्थ का ग्रहण करने के लिए, अर्थबोध के लिए आधार होता है। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। तो ए तथा आर उभौ सत्यो स्था, और आर ए इत्यस्य समीचीना व्याख्या, यानी जो आर है, यानी जो कारण है, वो अभिकथन की समुचित व्याख्या भी है, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जिनको भी आवश्यकता हो उन तक हमारा ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तरे छात्र से भाषा विकासार्थम सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन किम अस्ति। प्राथमिक स्तर पर छात्र की भाषा विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो पहला है भाषा समृद्ध परिवेश अवसराचा, भाषा समृद्ध परिवेश और अवसर, अवसर मतलब छात्र को मौके दिए जाएं। अगला है छात्राय अत्यधिकम गृह कार्य प्रदानम, तो ऑप्शन बी गलत है। अगला है कठिन व्याकरण नियमानाम रटनम, ये भी गलत है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। अगला है कठिन शब्दकोश से प्रयोगा, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए आप जान ही गए होंगे, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।